वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्स-रेज के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे किस तरह से जो एक्स-रेज को मोज़ली ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम का उसको एक्सप्लोर करने के लिए किस तरह से यूज़ किया और किस तरह से मोज़ली ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट मेटल की फ्रीक्वेंसीज को उसने किस तरह से एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स-रेज हैं इनकी हम डिस्कवरी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्स-रे की डिस्कवरी आपने पहले भी पढ़ी होगी, बहुत मुख्तसर से डिस्कवरी है कि जब हम कैथोड रेज को, यानी ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास जो है यहां से आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हाई सोर्स लगाते हैं वोल्टेज का तो होता क्या है कि यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, ये आपको पता है कैथोड रेज निकलती हैं, कैथोड रेज जनरेट होती हैं और ये कैथोड रेज जैसे ही इसके साथ जाके टकराती है तो इनके अंदर से कुछ अननोन रेज मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, देखिए मैंने एक ही नहीं बना रहा, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की इसके अंदर से क्या हो रही है, एमिट हो रही है। अब उस जमाने में क्योंकि रेज क्या थी, अननोन थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया किसका, एक्स रेज का। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ओरिजिन ऑफ एक्स रे क्या है, जब भी हम क्या करते हैं कैथोड रेज को और कैथोड रेज को हैवी मेटल, अच्छा यहाँ जो हम एनोड लेते हैं ये हमारे पास हैवी मेटल होती है। हैवी मेटल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो टंगस्टन है, टंगस्टन ले लिया आपने, ठीक है, कॉपर ले लिया, इस तरह की आप हैवी मेटल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी में क्या है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एक्स-रेज, ओरिजिन ऑफ एक्स-रेज क्या है, ओरिजिन ऑफ एक्स-रेज ये है कि जब आप क्या करते हैं व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन हैवी मेटल, यानी जो आपके पास हैवी मेटल है, हैवी मेटल एलिमेंट्स, यहां पर उन्होंने क्या लिया था, टंगस्टन लिया था, देन rays of certain frequencies are emitted। तो ये जो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज इमिट होती है इनको कहते हैं कि हमारे पास क्या एक्स रेज हैं जो इसके अंदर से क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आएगा कि जब हमने कैथोड रेज ली और उनको टंगस्टन मेटल के ऊपर जो है वो बम्बार्ड करवाया तो ये जो रेज हैं ये निकली किस तरह से, पहला सवाल ये होगा। तो हम सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि बॉर मॉडल में हमने पढ़ा था, बॉर मॉडल में क्या पढ़ा था कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हमारे पास मौजूद हैं और इन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब हम कैथोड रेज को इसके ऊपर बम्बार्ड करवा रहे हैं तो बम्बार्ड करवाने के बाद रेज इमिट क्यों हो रही है। अब देखिए जब हमने कैथोड रेज को हमने बम्बार्ड करवाया, तो कैथोड रेज को हमने जैसे ही बम्बार्ड करवाया तो यहाँ से दुनिया के तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो ये जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराते हैं, ठीक है, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट करने का मतलब क्या है, ये एटम को यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये इनर शेल को नहीं निकालते बल्कि ये यहाँ पर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को भी निकालते हैं। यानी अगर एक एटम है, एक एटम में कैथोड रेज को आपने टकराया तो हो सकता है कि एक एटम और एक एटम का जो पहला शेल है, ये के शेल है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को उससे निकाल दिया। दूसरा एटम था, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराया और इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के साथ उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक वैकेंसी खाली रहती है। वैकेंसी खाली होने का मतलब क्या है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जगह बची होती है। ठीक है,
तो अब जैसे ही ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये हायर एनर्जी में, ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई हायर एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है तो वो नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, यानी वो अपनी एनर्जी को नीचे आके क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को जगह खाली मिली, यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा थी, उसने क्या किया, नीचे जंप किया। नीचे जंप करने की वजह से आपको पता है जब भी ट्रांजिशन होती है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, और ये वही रेस थी जो आपके एटम में से क्या हो रही थी, निकल रही थी। इनको उन्होंने नाम दिया एक्स रेस का, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर क्या किया, इसी चीज के ऊपर क्या किया, मोजली ने अपना वर्क किया। अब हम देख लेते हैं कि मोजली ने इन एक्स रेस को यूज करते हुए एटॉमिक नंबर को किस तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है मोजली एंड एटॉमिक नंबर। इसके बाद जो चीज है वो हमारे पास है क्या, एक्स रेस। इसके बाद हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड एक्स रेस, एटॉमिक नंबर एंड एक्स रेस। अब हमने देखना है कि जो साइंटिस्ट मोजली थे उन्होंने एक्स रेस को किस तरह से यूज किया। अब देखिए मोजली ने जब काम किया, तो मोजली ने जब एक्स रेस के ऊपर काम किया, स्टडी किया एक्स रे को, ही स्टडीज एक्स रेस, जो इनकी रेंज थी वो थी 0.04 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 0.08 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को इन्होंने देखा, ठीक है। अच्छा, जिस स्टूडेंट इन्होंने जो था वो इस रेंज की जो एक्स रेस थी उनको स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो सबसे पहली चीज नोट की वो ये नोट की, एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने तकरीबन ही स्टडीज 38 एलिमेंट्स, उन्होंने तकरीबन 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया। और कैसे स्टडी किया वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने एल्युमिनियम से लेकर, एल्युमिनियम टू गोल्ड, एल्युमिनियम से लेकर और गोल्ड तक के जितने आइटम थे उनको स्टडी किया। कैसे स्टडी किया, ये इन्होंने कैथोड वो बनाई और इसके ऊपर जो है वो वही सेटअप लगाया और कैथोड रेज यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पहले एल्युमिनियम का एटम लिया, मेटल, उसके ऊपर जो है वो कैथोड रेज को बम्बार्ड करवाया और इसके अंदर से जो एक्स रेज निकल रही थी, जो रेज निकल रही थी, उन रेज की उन रेज की जो है वो फ्रीक्वेंसी को मालूम कर लिया कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली वेव जो है वो इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा मेटल निकाला, दूसरा मेटल निकाला, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट की, तीसरा निकाला, उसकी नोट की, चौथा निकाला, उनकी नोट की। इस तरह करके उन्होंने तकरीबन 38 एलिमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसीज थी उन्होंने नोट कर ली। और उनको नोट करने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज बताई, उन्होंने बताई कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज इमिटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट, ये सबसे अहम चीज है, डिफरेंट एलिमेंट वेरीज इन अ रेगुलर फैशन। अब रेगुलर फैशन का मतलब क्या है, अब रेगुलर फैशन का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट लिया, जब पहले एलिमेंट को लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, दूसरे वाले का नोट किया तो दूसरे वाले की, यानी फर्स्ट की एक वेवलेंथ आ रही थी, फर्स्ट की उसकी वेवलेंथ थी 0.04, अब दूसरे वाले एलिमेंट की देखी तो 0.41 थी, तीसरे वाले की देखी तो 0.43, तीसरे वाले की देखी तो 4.6। इस तरह करके देखते हैं तो उन्हें नजर आया कि यहाँ पर एक खास पैटर्न है। वो खास पैटर्न क्या है, वो खास पैटर्न ये है कि ऐसा नहीं हो रहा कि एक एलिमेंट लिया 13 एटॉमिक वाला, उसकी वेवलेंथ ये थी, फिर दूसरा एटम लिया उसकी 0.48 आ रही थी, फिर तीसरा लिया तो उसकी कम हो गई। वो एक रेगुलर फैशन के अंदर जो होती गई वो नजर आती है। और उन्हें ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसके दरमियान उन्होंने रिलेशन नजर आया, इसके अंदर पीरियड टेबल के अंदर। पीरियड टेबल में जैसे हम हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम को देखते हैं, हीलियम के बाद लिथियम को देखते हैं, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीरियड टेबल के अंदर
एक रेगुलर फैशन के साथ, यानी ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ अरेंज है। इसी तरह से ये जो एलिमेंट है ये भी जो फ्रीक्वेंसीज इमिट करती हैं वो भी रेगुलर फैशन के अंदर करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रीक्वेंसीज इमिट हो रही थी ना, फ्रीक्वेंसीज इमिट हो रही थी, इनका रिलेशन था एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी प्रोटॉन्स, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि ये जो रेगुलर फैशन में बढ़ रही है और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब जैसे जैसे, अब देखें रेडियम में जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, बेरिलियम में 1 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन है, 5 है, 6 प्रोटॉन है, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ, प्रोटॉन्स के बढ़ने के साथ साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये सबसे अहम कंक्लूजन था इनका कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी इमिट हो रही है उसका रिलेशन है किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। और ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को नाम दिया उन्होंने किसका, एटॉमिक नंबर का नाम दिया। ये इन्होंने काम किया था और काम करने के बाद उन्होंने ये सजेशन दी थी, ठीक है। सजेशन क्या थी कि जो भी फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी रेगुलर फैशन के अंदर है, और जो फ्रीक्वेंसी है उनका ताल्लुक प्रोटॉन्स के साथ है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भी क्या हो रहा है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी लिमिट हो रही है वो भी आपके पास क्या हो रही है, ज़्यादा उसी रिलेशन के साथ, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं, जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला, कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने बताया कि दो किस्म की टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन। सबसे पहले बताया कि दो किस्म की स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अगर K से इलेक्ट्रॉन निकल गया और K से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां पर L वाले ने जंप किया तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जो वेवलेंथ निकलेगी इसको हम कहेंगे कि हमारे पास आएगी K सीरीज, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास क्या आ गया, अगर फर्ज करें M से निकला है इलेक्ट्रॉन और यहां से निकला है और यहां से अगर जंप करके, यानी A वाला निकला, L वाला निकला और L वाले की अगर जो है वो वैकेंसी खाली हुई और इस खाली होने के नतीजे में ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो यहां से भी कोई एनर्जी इमिट हो रही होगी, तो उन्होंने कहा L सीरीज। ये थी आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ, ये कंक्लूजन है, ये थी आपकी शॉर्टर वेवलेंथ यानी ज्यादा एनर्जी वाली, और ये आपकी थी कौन सी, लॉन्गर वेवलेंथ, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या है, लो एनर्जी वाली। तो पहला कंक्लूजन इनका ये निकला, ठीक है। फर्स्ट दूसरा कंक्लूजन का क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन इनका ये निकला कि जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो ये जो आपके पास एनर्जी इमिट हो रही है इसकी जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द इमिटेड wavelength became shorter, यानी ज्यादा एनर्जी की वो निकलती है, ठीक। और यही हमने पढ़ा था कि ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ वाली एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर से इमिट होगी, ठीक है। अब तीसरा सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, एक रूल दिया था, तीसरा इन्होंने क्या दिया था, मूजली लॉ। ये इसको नोट कर लें, तीसरा उन्होंने दिया था मूजली लॉ। मूजली लॉ क्या था, वो जरा देख लेते हैं। मूजली लॉ ये था, मूजली लॉ ये था, मूजली लॉ ये था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी लिमिट हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन, पता नहीं स्पेक्ट्रल लाइन के में से आ रहा है, एल में से आ रहा है, जब उन्होंने इसके स्पेक्ट्रम बनाया यानी प्रिज्म में से इसको पास किया और उसकी वैल्यू की, तो उन्होंने बताया वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसको इस चीज को समझ लेते हैं, ये हमारा लॉ बन जाएगा। लॉ क्या है, अब ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए उन्होंने 38 एलिमेंट लिए, ठीक है, अब ये एक फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, तो उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली पोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी जैसे जैसे एटॉमिक, वही चीज हमने पढ़ी ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी में क्या हो रही है, ज्यादा इमिट हो रही है और वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही है, ठीक है। और माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब ये है कि ये क्या है, बी कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये होता है जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं तो वैसे वैसे शेल बढ़ने के बाद ये जो अंदर वाले प्रोटॉन होते हैं इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है, यानी शील्डिंग बढ़ती जाती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, अब क्योंकि ये बहुत दूर हो गया तो ये जो शेल है ना ये इसको स्क्रीन कर रहे हैं, यानी शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब आपको पता है जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं रिलेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये इन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका अगर हम जो है स्क्वायर रूट ले लें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें फ्रीक्वेंसी का इज इक्वल टू बी जी माइनस बी, ठीक है, ये आगे। अब इन्होंने ग्राफ बनाया इसका, जैसे ही इन्होंने ग्राफ बनाया इसका फ्रीक्वेंसी और z बाय बी का, तो उन्हें स्ट्रेट लाइन नजर आई, इस तरह की स्ट्रेट लाइन नजर आई। और स्ट्रेट लाइन नजर आने का मतलब क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये था आपका मोज़िला कि आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइन की एक्सरे में इमिट हो रही है उनका रिलेशन स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट है उसमें से। और यहां से उन्होंने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया किसका, एटॉमिक नंबर का, क्योंकि आप देखें एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब आप एटॉमिक जैसे जैसे आप 13 से लेके आगे के एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो वहां पर इंक्रीज क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे वो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो वहां रिलेशन मिला किस चीज का, कि प्रोटॉन्स की तादाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया और यहां से उन्होंने बताया कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर एलिमेंट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी उंगलियां, उंगलियों में हमारे पास क्या है कि फिंगरप्रिंट्स हैं, ये हमारे मेरे फिंगरप्रिंट्स आपसे मैच नहीं कर सकते, इसी तरह से एक एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो जरूर है, वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को उन्होंने रिलेट किया किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट कहलाता है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो एक्सेस को यूज करते हुए इनर ऑर्बिटल यानी एटम के अंदर की स्ट्रक्चर को उन्होंने जो है वो बताया, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसके कुछ यूजेज हैं, और यूजेज हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट इसके यूजेज हैं एक्सेस के, सबसे पहले यूज इसका पेनिट्रेटिंग पावर का है, ठीक है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई होती है, लेकिन ये मेटल्स में से पास नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये आपका जो है ये आपका प्लास्टिक में से पास हो सकता है, और ये जो है वो आपका लेदर में से पास हो सकता है। तो साइंटिस्ट जो है वो इसको जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए
ये क्या करते हैं, इसको स्कैन करने के लिए इसको सिक्योरिटी पर्पज में यूज़ करते हैं। वे लेदर के अंदर से ही पास हो जाएगा और लेदर के अंदर से पास होने के बाद भी ये स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है मेडिकल रेडियोग्राफी के अंदर, मेडिकल रेडियोग्राफी का मतलब क्या है कि हमारे जब हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं तो होता ये है कि एक्सरेज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अंदर से पास हो जाए, यानी हमारी स्किन में से यहाँ से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही एक्सरसाइज कराएंगे तो हमारी इसमें से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और पास होने के बाद जैसे निकलेंगे तो पीछे हम क्या रख देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पूरा इसका इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी एनर्जी आपकी किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिरती है और स्पॉट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी आके क्या हुई है, फॉल की है। तो ये आपका मेडिकल में आपके इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी का जो है उसके बारे में बता देंगे। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब देखें हमारे पास क्रिस्टल्स के बारे में पता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, अमोर्फस फॉर्म होती है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट से उन्होंने जो था वो एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए, अभी डायफ्रैक्शन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे किस तरह से रे को पास करते हैं और पास करने के बाद आप अंदर का जो एटम का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसको हम बता देते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की अरेंजमेंट जो है वो मौजूद है। तो ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लॉ दिया था और उन्होंने उस लॉ के जरिए एक्सरे डायफ्रैक्शन को ब्रैग्स लॉ ने जो है वो एक्सप्लेन किया था और उसके जरिए इंटरनल तो क्रिस्टल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। और ये गैस क्या कर सकती हैं, ये जो आप एक्सरेज है ये गैसेस को भी क्या कर सकती हैं, आयनाइज कर सकती हैं। तो ये यूजेज है, ये आमतौर पर एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो एक्सरे को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ तक हमारा एक्सरे वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर